हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन वॉन्ग यूट्यूब चैनल में। आज हमारे जो यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज चल रही थी उसी का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान। ठीक है, तो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पड़ता है कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, अब इसी जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही कुछ और टॉपिक्स हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और कौन कौन से हैं जो किसकी जगह पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैप की सहायता से समझते हैं। तो इसी में ये मैप है, इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, तो इसी को हम एनालिसिस करते हैं। अब ऐसे दे रखा है हेमिस। ठीक है, हेमिस जो है ये कहाँ पड़ता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है कहाँ, अभी के लद्दाख में। ठीक है, ऐसे ही किश्तवाड़ है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऐसे ही ग्रेटर हिमालय हिमाचल में पड़ता है। और जो सरिस्का है ये देखो ये राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पड़ते हैं, राजस्थान में। ठीक है, अब इसी तरीके से जो नेशनल पार्क राजस्थान में जो नेशनल पार्क है उनकी एक ट्रिक्स भी देख लेते हैं, जिससे हमें क्या हो जाए, जो हमें राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब राजस्थान दे रखा है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक एक राज्य उठा लेंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ट्रिक भी ऑब्जर्व कर लेंगे। तो राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है, इसको याद करने के लिए एक लाइन याद कर लेना। ठीक है, राजस्थान का मुकुट केवल रणसेरी मरुस्थल है। राजस्थान में जैसे कि राजा महाराजा रहते हैं ना, तो उनका मुकुट होता है, तो इस तरीके से याद रखना है। राजस्थान का मुकुट केवल रणसेरी मरुस्थल है। तो राजस्थान में जो जो नेशनल पार्क है उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। मुकुट, मुकुट से आता है आपका मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल राष्ट्रीय उद्यान। केवल से आता है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो साइबेरियन सारस के लिए भी क्या है, फेमस आता है आपका। और यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्या बोलते हैं, लुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है, वो यहाँ पाई जाती है, केवलादेव। ठीक है, ऐसे ही रण से आता है रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सेरी से आता है सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और मरुस्थल से तो इजी है, डेजर्ट नेशनल पार्क या मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से हमने राजस्थान की नेशनल पार्क देख ली। ठीक है, मुकुंद्रा हिल, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मरुस्थल नेशनल पार्क या डेजर्ट नेशनल पार्क। ऐसे ही साथ में बिहार का भी देख लेते हैं। बिहार में तो एक ही है, बिहार का तो क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये हमारे इस क्वेश्चन से आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, राजस्थान। और इसके हमने कुछ और फैक्ट भी देख लिए। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग हम राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान भी इस तरीके से याद करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं। Which 3 food-based safety nets have been adopted by the government of India to address the quantitative and qualitative aspects of food security? फूड सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से इनमें से भारत सरकार ने जो योजना है वो अपनाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी का ये इंग्लिश में देख सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, FCI, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शंस को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। तो जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये जो प्रणाली लागू की गई थी ये आपकी शुरू की गई थी 1960 के दशक से। ठीक है, जब क्या हुआ था, भारत में जो हमारे खाद्यान्न की कमी हो गई थी, इसी के बाद तो क्या है, हरित क्रांति अपनाई गई थी। ठीक है, 1965-66 में MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति का शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब 1960 के दशक से शुरू की गई थी। फिर इसमें क्या करा जाता था, इसमें खाद्यान्नों का वितरण किया जाता था। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और एडवांस किया गया 1960 की, फिर हरित क्रांति आ गई, तो फिर हमारे पास धीरे धीरे खाद्यान्नों की उपलब्धता होने लगी। ठीक है, पहले क्या करते थे, हम यूएसए से चावल मंगाते थे, यूएसए से जो खाद्यान्न मंगाते थे। ठीक है, PL 450 करके यूएसए में जो पिग्स के लिए यानी कि सुअरों के लिए जो खाना होता था वो इंडिया को भेजा जाता था, इस तरीके के हाल थे। ठीक है, फिर
1960 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, गवर्नमेंट ने अपनाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हरित क्रांति आ गई तो फिर इंडिया में क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, 1997 में पीडीएस को क्या कर दिया, टारगेटेड पीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर इसमें क्या करा गया, जो बीपीएल परिवार हैं, जो अंत्योदय हैं, उनको ही क्या करा जाता था, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर रखा गया। इस तरीके से ये हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा एफसीआई, एफसीआई क्या है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये अनाज को स्टोर करता है, जो किसान अनाज उगाते हैं उसको क्या करता है, जो एक तरीके से क्या होता है, किसानों के अनाज को स्टोर करके इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगह में स्टोर्स होते हैं, एफसीआई के अलग अलग जो गोदाम होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये सारा अनाज रखते हैं और उसको स्टोर करके अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। ये क्या है, एक तो एक संस्था है जो क्या करती है, अनाज का भंडारण का काम करती है। ठीक है, इसमें इंपोर्टेंट क्या बन जाता है, एफसीआई की स्थापना कब हुई, एफसीआई की स्थापना हुई 1965 में। ठीक है, ये तो क्या है, अनाज भंडारण की स्कीम है, अनाज भंडारण की क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही समेकित बाल विकास योजना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यह आपकी इंदिरा गांधी के समय में शुरू की गई थी। ठीक है, 1975 में। इसमें क्या किया जाता था, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में जो क्या है, खाद्यान्न वितरण किया जाता था। एक तरीके से आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं उनको अच्छा अच्छा अनाज कैसे खिलाया जाए, उनको हेल्दी फूड कैसे दिया जाए, उस तरीके की स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब शुरू हुई थी। ठीक है, लास्ट है दोपहर भोजन कार्यक्रम, यानी कि मिड डे मील, मिड डे मील, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, मिड डे मील तो सुना भी होगा। क्या होता है, कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं, स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, उनको क्या मिला जाता है, मिड डे मील दिया जाता है। तो ये योजना कब से शुरू हुई, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है 1995 में, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस के दिन ये इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ऑप्शन देख ली। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए खाद्य आधारित सुरक्षा जाल, यानी कि जो स्कीम्स अपनाई गई है उसकी बात कर रहे हैं। स्कीम कौन कौन सी है, एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। ठीक है, दूसरा समेकित बाल विकास योजना है, और दोपहर भोजन कार्यक्रम। भारतीय खाद्य निगम कोई स्कीम नहीं है, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें से ये क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, 1, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक साइड हमें क्या दे रखे हैं, कुछ हमारे साइंस की स्ट्रीम्स दे रखी हैं, और एक साइड उसका हमारे क्या दे रखे हैं, उसके सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो देखते हैं कौन सा क्या है। सबसे पहले मौसम विज्ञान, इसी का ही इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान किससे संबंधित है, मौसम किस पे आधारित होता है, मौसम विज्ञान किससे, हमारी जो जलवायु है, हमारी कब बारिश होगी, किस तरीके से होगी, मौसम का पूर्वानुमान, ये सब देता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु विज्ञान से हो जाएगा। मृदा विज्ञान, मृदा नाम से क्या है, मिट्टी से रिलेटेड है, यानी कि मृदा भूगोल, इसका तो सीधा सीधा इससे रिलेट हो जाएगा। ऐसे जल विज्ञान, जल यानी कि हाइड्रोलॉजी, इसको ये क्या करती है, इसमें से राइट जो हमें मिलेगा क्या है, पानी से संबंधित क्या है, समुद्र विज्ञान, यानी कि ओशियन टेक्नोलॉजी या ओशियनोग्राफी बोल सकते हैं। ऐसे ही भूविज्ञान, जियोलॉजी, जियोलॉजी किससे होती है, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भूविज्ञान किससे संबंधित है, जियोलॉजी क्या करती है, पृथ्वी की आकृति, उसके बारे में ये सब हमें इंफॉर्मेशन देती है, उसकी हम स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो इजी से ऑप्शन, बस इसमें थोड़ा सा आपको रिलेट करते हुए देख के सीधे सीधे ऑब्जर्व हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। ठीक है, आप इसको समझते हैं ध्यान से। अब इसमें ये क्या है, पॉलिटी का क्वेश्चन दे रखा है। तो कथन क्या दे रखा है, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। दूसरा है, इसका रीजन, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। तो प्रधानमंत्री नहीं करता है बर्खास्त, ये तो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जो केंद्रीय मंत्री होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। अब इसके आर्टिकल भी देखते हैं। और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये इसका इंग्लिश में होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं, जो प्रधानमंत्री के बारे में, पीएम के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद है। आपको 3 अनुच्छेद याद रखने हैं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और ऐसे ही अनुच्छेद 78। इसी में प्रधानमंत्री के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है ये दी गई, जो मेन जो एग्जाम में आती है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में क्या दे रखा है,
जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, उसका प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 में यह दिया गया है, प्रधानमंत्री जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। अच्छा, अब ऐसे ही अनुच्छेद 75 में क्या दिया है, अनुच्छेद 75 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके क्लॉज भी पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले अनुच्छेद 75 को देख लेते हैं, फिर अनुच्छेद 78 को उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या है, इसके क्लॉज दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 75 के पहले में क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति। पीएम और केंद्रीय मंत्रिमंडल, सीओएम करके मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख देता हूं। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है किसमें, 75 के सब क्लॉज 1 में। ठीक है, ये सब क्लॉज होते हैं 75 के अंदर, 3-4 के हैं सब क्लॉज है। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। 75 के दूसरे में क्या दिया गया, 75 के सब क्लॉज 2 में क्या दे रखा है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल है, ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। यानी कि अगर राष्ट्रपति इनको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ये काम करते रहेंगे। यानी कि मंत्रिमंडल या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री होते हैं, ये सारे के सारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ठीक है, ऐसे 75 का थर्ड, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है, ये किसके लिए उत्तरदायी होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये राज्यसभा के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ये अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ऐसे 75 का सब क्लॉज 4, इसमें क्या दे रखा है, इसमें शपथ दे रखी है, जो हमारे क्या है मंत्रिमंडल जो है, जिसकी जो नियुक्ति जो की जा रही है, उनकी शपथ किस तरीके से होगी, कौन कराएगा, कौन कराता है, राष्ट्रपति कराते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट क्लॉज 5, ये क्या है, अगर 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक कोई भी मंत्री संसद में अनुपस्थित रहता है, संसद के जो सदन होते हैं उसमें अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये क्या है, 75 के क्लॉज दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और अनुच्छेद याद कर लेना है, अनुच्छेद 78। इसमें क्या दे रखे हैं, पीएम की ड्यूटी दे रखी है, पीएम के क्या कर्तव्य हैं वो दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमने अनुच्छेद 74, 75 और 78 भी देख लिया है। इसको और भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी आएगा इस तरीके से हम रिकॉल करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, इसके साथ और भी फैक्ट देख लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बर्खास्त किए जाते, ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए तो गलत है और आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या गलत है, ये पूछा गया है। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में कौन सा कथन असत्य है, ये यहाँ पे इसका इंग्लिश में दे रखा है, पूंजी का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, सभी के लिए अवसरों की समानता। अच्छा, इसको पढ़ते ही सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है जो असमानता है, असमानता तो ये क्या दे रखा है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में करिए ना, इसकी बात, असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आर्थिक असमानता का तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, आर्थिक असमानता ऐसा नहीं है, वो है असमानता क्या, जाति धर्म के आधार पर क्या है, किसी को भेदभाव नहीं करना उस सेंस में, और सभी के लिए अवसरों की समानता, ये भी क्या दे रखा है, ये भी हमारे क्या है फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, अवसरों की समानता यानी कि सभी को सरकारी नौकरी में समान अवसर की समानता है। ठीक है, कब समानता का अधिकार कब से कब तक है, कौन से अनुच्छेद से, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, ये सब इसमें दे रखा है। अच्छा, कौन सा समाजवादी सिद्धांत के संबंध में असत्य पूछा गया, तो तीसरा चौथा तो समाजवादी सिद्धांत में नहीं आता, ये तो क्या है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसमें भी ये आर्थिक असमानता नहीं, आर्थिक असमानता बेसिकली ये है, सामाजिक असमानता तो है। ठीक है, आर्थिक असमानता क्या, कोई अमीर है कोई गरीब है, उसका अमीर गरीब के लिए तो क्या है अलग तरीके से चीजें करनी पड़ती है, अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो अच्छी जॉब करेगा तो वहां से आर्थिक असमानता कम होगी, इसका थोड़ा सा अलग सेंस में आता है। तो इसमें जो पूछा गया उसको देखते हैं, पूंजी का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये समाजवादी सिद्धांत का पक्ष रखता है, बिल्कुल समाजवादी सिद्धांत का रखता है। भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, अगर सरकारी जो जमीन होगी उसको क्या कर सकती है सरकार, क्या कर सकती है, जैसे क्या होता है
प्रधानमंत्री आवास योजना है या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, तो उसमें क्या करती है, अलग अलग जगह जमीन लेके क्या होती है, उनको फ्लैट मुहैया कराए जाते हैं, इस तरीके से काम चलता है। तो ये समाजवादी सिद्धांत को कौन सा सही कर रहा है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और गवर्नमेंट कंट्रोल लैंड एंड इंडस्ट्री। पहला और दूसरा इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने क्या देख लिया, ये देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दो कथन दे रखे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। अगला है, इन भागों में उच्च तापक्रम और वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। इनमें से कौन सा सही, ये पूछा गया। हाईएस्ट सैलिनिटी की बात कर रहे हैं, 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात हो रही है। तो क्या होता है, उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में उच्च लवणता होती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ क्या होता है, उच्च तापक्रम और वाष्पीकरण भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन क्या है, 1, 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन को समझने से पहले एक मैप के थ्रू हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये हमारा अर्थ में क्या है, अलग अलग क्या है, ये अक्षांश रेखाएं दे रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होती है, इक्वेटर, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। फिर जैसे ऊपर को जाएंगे तो नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। फिर यहाँ पे आता है 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री पे आएंगे तो ये क्या मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगी। और नीचे 23.5 डिग्री में जाएंगे तो क्या मिलेगी, मकर रेखा मिलेगी। फिर इससे ऊपर 40 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे नीचे को चलता है। ये नॉर्थ की बात है, साउथ की बात हो रही है। अब हमें किस पे फोकस करना है, 20 डिग्री से 40 डिग्री पे फोकस करना है। ठीक है, इस रीजन में क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है, लवणता अधिक पाई जाती है। जो हमारे उस टाइम महासागर होंगे उसके आसपास 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, उसमें लवणता ज्यादा पाई जाती है, और यहाँ उच्च तापक्रम में वाष्पीकरण होता है। तो इसी के लिए मैंने क्या लगा रखा है, वर्ल्ड सोलर एनर्जी मैप लगा रखा है। ठीक है, अब देखो, जो क्या होती है हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास क्या होती है, सूर्य की किरण क्या होती है, सीधी बढ़ती है। यानी कि इस रीजन में काफी गर्मी होती है, भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे जो इतने भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन हो गए, यहाँ क्या होती है, काफी गर्मी पड़ती है। जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, क्या आता है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है, काफी गर्म वातावरण रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब 20 से 40 डिग्री की तरफ आते हैं, ये भी क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा के नजदीक ही है। इस पूरे रीजन में ये क्या है, 20 से 40 डिग्री, और नीचे नीचे और ऊपर क्या रहता है, पूरा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में और भूमध्य रेखा के आसपास जितना रीजन है उसमें क्या होता है, काफी तेज गर्मी पड़ती है। ठीक है, मतलब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ जो महासागर है ये हमारा, ठीक है, अटलांटिक महासागर जो है, और यहाँ जो है ये क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसे आता है ना, एस शेप में ऐसे क्या होता है, ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर आता है। तो इस तरीके से होता क्या है, ये इस वाले रीजन में क्या होता है, सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है, जो पानी है उड़ जाएगा, और क्या बचेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी, मतलब क्या बचेगा, नमक बचेगा। ठीक है, पानी में। तो इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ लवणता ज्यादा पाई जाती है। और क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है और आर्द्रता कम होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ इस क्षेत्र में ह्यूमिडिटी भी कम होती है। अच्छा, इससे तो क्या होना चाहिए, भूमध्य रेखा में भी क्या ज्यादा होनी चाहिए लवणता। अब भूमध्य रेखा में लवणता कम होने के पीछे रीजन ये है, क्योंकि भूमध्य रेखा के सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ वाष्पीकरण दर जो उच्च होती है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ बारिश भी ज्यादा होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन में क्या होती है, बारिश काफी ज्यादा होती है, जिससे क्या होती है, जो लवणता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो भूमध्य रेखा के पास आसपास लवणता कम हो जाती है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ लवणता रहती है। अच्छा, यहाँ नीचे भी तो रहनी चाहिए। नीचे क्या है, नीचे देखिए जो क्या है, हमारा जो एरिया है, कौन सा, लैंड मास, यानी कि स्थल भाग है। स्थल भाग काफी कम है। अगर ऊपर को देखें तो क्या, स्थल भाग काफी ज्यादा, अगर यहाँ से यहाँ तक आप ऑब्जर्व करें तो जो स्थल भाग क्या है, काफी ज्यादा है। ये पूरा एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया आ रहा है। इससे क्या होता है, गर्मी रहती है इस वाले इलाके में। और नीचे में क्या है, स्थल भाग काफी कम है, ये है और ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, और वहां यहाँ ये छोटे छोटे आइलैंड आ गए। ठीक है, इस तरीके से। तो 20 से 40 डिग्री उत्तर में जब जाएंगे तो यहाँ लवणता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ क्या है, गर्मी ज्यादा है और वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, और साथ में आर्द्रता कम है। ठीक है, इस वजह से। और ऐसे ही अगर ऊपर को जाते जाए, अगर पोलों के पास चले जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चले जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, बर्फ होती है। तो बर्फ पिघलती है, तो यहाँ भी क्या होती है, लवणता कम हो जाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। तो जो लवणता ज्यादा कहाँ रहती है, 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसका आंसर हम आराम से कर सकते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, उच्च तापक्रम और वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों कथन हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरत्न परिषद का संबंध किससे है इनमें से? ठीक है, अब यहाँ पे नवरत्न आपने सुना भी होगा। ठीक है, नवरत्न क्या है, किस किस के दरबार में नवरत्न पाए जाते हैं, नवरत्न काउंसिल। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक तो आपने सुना होगा किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे नवरत्न। ये तो क्या हो गया, मध्यकालीन भारत में आ जाता है। ऐसे ही नवरत्न जो सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। ठीक है, जो कालिदास ये सब लोग हैं, धनवंतरी, ये सब क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ और चीजें देख लेते। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता था, विक्रमादित्य भी बोला जाता था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, और इन्होंने सकारी की उपाधि भी ली थी, शकों को हराया था। और इन्होंने क्या ली थी, एक और उपाधि ली थी, विक्रमांक करके उपाधि ली थी। ठीक है, ये क्या है, नवरत्न की बात होगी। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नवरत्न किसके पास थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। अब इसी की तरह क्या होता था, अष्ट दिग्गज भी होते थे। अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज यानी कि 8 लोग, इंपोर्टेंट लोग। ये सबसे पहले अगर हम देखें भारतीय इतिहास में, तो हमें किसके बारे में पता चलता है, ये किसके दरबार में थे, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो क्या थे, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे। कौन से वंश से, तुलु वंश से, संगम सुलु, तुलु, अराविडु। ठीक है, तो इनके दरबार में क्या थे, अष्ट दिग्गज थे। अब ये अष्ट दिग्गज में क्या थे, ज्यादातर कवि थे। कौन से, तेलुगु कवि। तेलुगु कवियों को इन्होंने क्या कर रखा था, अपने दरबार में संरक्षण दिया था। ठीक है, ऐसे ही शिवाजी के दरबार में भी क्या थे, अष्ट प्रधान। शिवाजी के दरबार में क्या थे, अष्ट प्रधान। ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अष्ट प्रधान या अष्ट दिग्गज इस तरीके से आ जाएगा। 8 लोग थे, तो कौन हो जाएगा, ये अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय और अष्ट प्रधान शिवाजी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 देशों का सही संयोजन चुने। अब इनमें से G20 कंट्रीज कौन सी हैं वो समझना है। अच्छा, G20 की क्या है, जैसे क्या है, इंडिया में 2023 में हुई थी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, हर साल क्या होती है, G20 की मीटिंग होती है। अब इसमें क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से देश G20 में शामिल है। G20 यानी कि ग्लोबल 20, इसमें क्या होंगे, सारे के सारे इंपोर्टेंट कंट्री। इंपोर्टेंट कंट्री जो आर्थिक रूप से सशक्त कंट्री है, वो कंट्री जिसमें रखी जाती है। आर्थिक रूप से सशक्त यानी कि जिनका वर्ल्ड लेवल पे कुछ ना कुछ स्टेक रहता है। तो इसमें अब इस क्वेश्चन का समझने के लिए हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। अब देखिए, भारत, अमेरिका, चीन। ठीक है, ये तो क्या है, इंपोर्टेंट है, ये होंगे। पाकिस्तान, अब इसमें क्या पाकिस्तान दे रखा, पाकिस्तान है या नहीं ये समझना है हमें। दूसरे में क्या दे रखा है, नेपाल। ठीक है, ऐसे ही तीसरे में यूरोपीय संघ, जापान, मैक्सिको, बांग्लादेश दे रखा है। ठीक है, चौथे में भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। अच्छा, अब इसको याद करने के लिए अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी आ जाए G20 की कौन कौन है या नहीं है करके, इंडिया तो है। इंडिया के साथ साथ सिर्फ जो पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूं, इंडिया के पड़ोसी देशों में सिर्फ इंडिया के साथ साथ कौन है, चाइना है इसमें G20 में। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। तो पहले ऑप्शन में क्या, पाकिस्तान, ये भी नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में इंडिया का पड़ोसी नेपाल, ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा, बांग्लादेश, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अब G20 में कौन सी है, 20 देश है। 20, अब G20 को G21 भी कर दे। जब इंडिया में इसकी 2023 में बैठक हुई थी, तो उस टाइम अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें है तो बेसिकली 19, G20 की बात कर रहा हूं मैं। G20 में 19 देश है और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संघ है। ठीक है, और ऐसे ही जो अफ्रीकन यूनियन है, इसको G21 बनाने की बात की जा रही है। जब इंडिया ने इसको शामिल कर दिया तो इसको G21 बोला जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट चला है, लेकिन अभी तो G20 नाम से ही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का हमने ऑप्शन की हेल्प से समझ लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, नीति आयोग से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग, ये इसका इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। बिल्कुल, नीति आयोग ने क्या है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। आजादी के समय क्या योजना आयोग शुरू किया गया था। ठीक है, योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब तो योजना आयोग बंद हो गया। ठीक है, जैसे जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो उन्होंने योजना आयोग को बंद करके क्या शुरू कर दिया, नीति आयोग। ठीक है, ये क्या है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को बोलते हैं। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है। फिर राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन नहीं करता, ये तो क्या एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन है वो क्या है, यही है, बी।
ये एक थिंक टैंक है, बिल्कुल सही है। ये ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल। इसकी कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी था। ये क्या करता है, नीचे से ऊपर का कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कि डाउन टू अप थ्योरी रहती है इससे, नीचे से ऊपर, यानी कि गांव से लेके पूरे कंट्री के सेंटर लेवल तक, इस तरीके से इसका क्या रहती है, इसकी थीम रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, ये राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये सही नहीं है। इट अलोकेट्स रिसोर्सेज अमंग द स्टेट, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित से किससे जुड़ा हुआ है, प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है। अब इसमें हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, चूंकि ये अभिलेख बार बार पूछे जाते हैं तो इनको समझना जरूरी है। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है इसे, या प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ऐसे ही प्रयाग प्रसिद्धि, एक चीज इंपोर्टेंट, ये है तो समुद्रगुप्त से, लेकिन इसे किसने बनाया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को ये किसने लिखवाया था, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो ये किसने करा था, हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, तो इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। ठीक है, ऐसे ही कुछ अभिलेख और देख लेते हैं साथ में। अब ये आ रखा है तो इससे संबंधित, अभिलेखों से संबंधित एक और चीजें देख लेते हैं। ऐहोल, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, ये भी इंपोर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी के तट पर। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था, नरसिंह वर्मन ने हराया था। ठीक है, ऐसे ही हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख ये किससे संबंधित है, खारवेल। एक कलिंग शासक थे खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ऐसे ही इंपोर्टेंट है एक और, ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख आता है एग्जाम में, ये भानुगुप्त, भानुगुप्त की सती प्रथा का उल्लेख है इसमें। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा अभिलेखों के बारे में। इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन कर लिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।